मुझे कोशिश लगता है कि हम हमारी नहीं। महिलाएं जानती नहीं कि अगर वो हाँ। कोई डायमंड की चीज खरीद रही है तो पहले उसका वो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिलता सर्टिफिकेट है कि मांगे। ये कितने कैरेट का है या क्या है, तो आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू ज्वेलरी खरीदें। आप ये लालच में आके ज्वेलरी ना खरीदें या हमने कोई चीज सेल से खरीदी है हम्म, तो हम ये मान के चलते हैं अगर वो जल्दी खराब हो जाती है तो कि ठीक है सेल से खरीदी है तो हो सकता है ये बदले ना, या हम उसकी गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एक तरह का हमारी सोच ये रहती है। तो क्या वो प्रैक्टिस भी गलत है? बिल्कुल गलत है। सेल हो या कैसा भी हो, आपका पैसा है। आप कोई प्रोडक्ट सेल में खराब नहीं बेच सकता। जी। खराब चीजें सेल में नहीं बिकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि खराब हो गई तो सेल लगी है, ऐसा नहीं होता। सेल हो या कुछ भी हो, आपने यदि कोई पहले तो सेल लिखा हुआ होता है, उसमें आपने बिल पे बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। वन सोल्ड इट विल नॉट बी रिटर्न। तो ऐसा ये चीज भी ये गलत है। बिल्कुल ये गलत है। मार्केट में जा रहे हैं तो बिल लेने की आदत बनाए हम। छोटे मोटे नहीं, सब सामानों का बिल मिलता है, लेकिन कुछ लोग जीएसटी ये बचाने के लिए बोलते हैं साहब कच्चा बिल बना दो। हाँ। कच्चा बिल भी वैलिड है, यदि उस पर उसके साइन है तो कच्चा बिल भी और वैलिड ये है। जानकारी कंज्यूमर्स को नहीं है। नहीं है। आजकल आपने देखा होगा हम किसी मार्ट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, हम परचेजिंग करके लाते हैं, जैसे हम बिलिंग के लिए जाते हैं वो फोन नंबर पूछता है। मानी मैं नहीं देना चाहती मेरा फ़ोन नंबर, क्योंकि वो उस पर अपने अपडेट्स देते रहते हैं और जो डेटा है वो मुझे बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है कि वो डेटा कहीं लीक नहीं होगा या मेरे पर्सनल नंबर और कहीं नहीं जाएंगे। तो इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ? कोई कंज्यूमर किस तरीके से अवेयर रह सकता है कि अगर उनको फ़ोन नंबर नहीं देनी तो आप बेसिकली तो आप उनको मना कर दें कि मुझे नहीं देना फ़ोन नंबर, तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। महिलाएं खरीदारी करने में तो सबसे आगे रहती हैं, लेकिन किसी वस्तु या सेवा में यदि गड़बड़ी आती है तो शिकायत करने में हिचकिचाती है। जी हाँ, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसका विषय भी कुछ ऐसा ही है। विषय है महिला उपभोक्ता। विमेन कंज्यूमर कितनी अवेयर है और उन्हें कितना अवेयर होना चाहिए, इस मुद्दे पर आज हमारा पॉडकास्ट है। और हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं दीक्षिता पापड़ीवाल जी। दीक्षिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस उपभोक्ता मंच में और इस पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया। और आज आपने जो विषय उठाया महिलाओं के लिए, वो शायद मेरे को लगता है सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आज हमें बात करनी चाहिए। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, दीक्षिता जी करीब 30 वर्षों से उपभोक्ता संरक्षण के कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आप कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी है। दीक्षिता जी, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो कुछ ऐसा ही है कि महिलाएं उपभोक्ता अधिकारों के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं है, और अगर उन्हें जागरूकता है भी तो वे बहुत हिचकिचाती हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने में। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा अवेयरनेस उनको दें कि महिलाएं आगे आए, भले 1 रुपए की बात हो या भले 1 लाख की बात हो, वो अपनी आवाज़ उठाए और आगे की तरफ बढ़े। जय जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि आज हम रह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में। जी। और इंफॉर्मेशन के युग में रहते हुए ये बात तो सच है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल सबको है, लेकिन हम उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। और इस चीज़ में महिलाएं परचेजिंग में सबसे आगे हैं। सबसे ज़्यादा यदि कंज्यूमर मार्केट किसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो महिलाएं हैं। पर जहाँ बात आती है शिकायत दर्ज कराने के लिए, वहाँ वो सबसे पीछे हैं। और जहाँ तक बात है इंफॉर्मेशन की, शायद उनको अपनी जानकारी भी नहीं है कि उपभोक्ताओं के अधिकार कितने होते हैं और वो किस माध्यम से और किस मीडिया के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो मेरा कहना यही है कि जिस तरह से हम अवेयर हैं किसी भी एआई के टूल को इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी फेसबुक, किसी भी व्हाट्सएप टूल को इस्तेमाल करने के लिए, उतनी अवेयरनेस हमें अपने अधिकारों के प्रति होना जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से कंज्यूमर, जिस तरह से किंग माना जाता है मार्केट का, वो किंग राजा नहीं भी होकर एक शोषित उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। तो मैं महिलाओं से उनको सबसे पहले उनके अधिकार जो है, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार,
और उसके बाद कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको बदलाने का अधिकार, ये सारे अधिकारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम किन किन जगह जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जी। तो आपके पास यदि रिकॉर्ड्स हैं तो आप उपभोक्ता के जो मंच होते हैं उनमें जाके करा सकते हैं। और सबसे अच्छी तो बात है, यदि आप जयपुर में रहते हैं तो आपके पास कैस जैसी सोसाइटी, कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी मौजूद है, जो निशुल्क सेवाएं आपको देती हैं और आपको निशुल्क सहायता भी देती है कि आप यदि कोई कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 24 आवर्स आपको ये सर्विस उपभोक्ता कैंस के माध्यम के द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसमें आप अपने कोई प्रॉब्लम होते हैं तो डॉक्टर अनंत शर्मा, जो कि आज हमारे कंज्यूमर के लीडर हैं और जिन्होंने कंज्यूमरिज्म को आज उनका हम रेप्लिकेट मानते हैं, उनका प्लूरलिज्म मानते हैं कि उन्होंने आज जयपुर में ही नहीं पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसको वहां तक पहुंचाया है। जी। और उनसे भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। किस तरह से हम उपभोक्ता, जैसे जिला मंच है के स्टेट लेवल पे, किस तरह से हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसकी भी सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे थ्रू। तो ये एक बहुत इजी सिस्टम है। आपने कोई प्लेन एप्लीकेशन, आजकल तो मेल का जमाना है, आजकल ऑनलाइन सारी चीजें हैं, तो आप मेल के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जी। आप रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आप कॉल करके 1915 पे या 1800 के माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो आपको जितना आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, उतनी आपकी कंप्लेनिंग के भी जरिए बढ़े, जिसके थ्रू आप इजीली आप अपनी बात, यदि आप ठगे गए हैं मार्केट में, जी। तो रजिस्टर करा सकते हैं। बट कोई भी चीज आपको पता होना आपके तक सीमित रह गई कोई बात, तो वो सॉल्यूशन नहीं है जब तक आप आगे बढ़कर अपनी वॉइस रेज नहीं करेंगे और आप लेट गो का एटीट्यूड नहीं छोड़ेंगे। ठीक है यार, 10 रुपए की तो चीज थी, खराब आ गई, या 100 रुपए की चीज थी। 10 रुपए की या 100 रुपए की बात नहीं है। बात यह है कि आज आप 10 रुपए की ठगी में आ पाए हैं। ऐसे कितने कंज्यूमर्स होंगे जो आज इस ऑनलाइन के दौर में उस 10 रुपए के थ्रू ठगे गए होंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी है आप अपनी बात को कहने की आदत डालें, और यदि आपके साथ ठगी हुई है या आप एक्सप्लॉइट हुए हैं, तो मुखर होकर अपनी बात को आगे रखें। जी दीक्षिता जी, आप कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं कंज्यूमर मूवमेंट से। कुछ ऐसे उदाहरण आप बताएंगे कि किस तरीके से महिलाएं, यदि कोई सामान में त्रुटि आती हैं, तो कैसे वो, खास तौर पे अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट आ रही है और हमने क्लिक करके वो सामान मंगा लिया, लेकिन बाद में कई मामलों में तो सामान नहीं आता, और यदि सामान हमारे पास पहुंच भी जाता है तो वो उस गुणवत्ता का नहीं होता जो वादा किया गया था। तो उस स्थिति में किस तरीके से एक महिला कंज्यूमर खुद को अवेयर रखते हुए आगे बढ़े? सबसे, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया जय जी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस ऑनलाइन के दौर में, चाहे से ऑनलाइन परचेजिंग हो या चाहे से प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकली आप मार्केट जाके परचेज कर रहे हैं जी, आप कंज्यूमर लॉ के दायरे में तो दोनों केस में आते हैं जी। दोनों ही केस में आप पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आपको बचाया जाता है। आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वेदर आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन। हाँ, अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि भाई उसमें कस्टमर केयर, जिस चीज़ को हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उसके रिव्यूज और रेटिंग्स देखने चाहिए। सेकेंडली उसका जो कस्टमर नंबर है वो अवेलेबल है या नहीं है, जी। उसका एड्रेस अवेलेबल है या नहीं है, उसकी रिफंड पॉलिसी प्रॉपरली एक्सप्लेन है या नहीं है, क्या रिफंड और एक्सचेंज पॉलिसी है यदि कोई प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, यदि ये चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ चीज़ें जो कैश ऑन डिलीवरी है या नहीं है उस प्रोडक्ट की, हम रिटर्न कर सकते हैं क्या, कितने मिनिमम पीरियड में कर सकते हैं, उसकी कोई सेल पॉलिसी तो एप्लीकेबल नहीं हो रही है उस पर, क्योंकि आप छोटी चीजें पढ़ते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, पढ़ने की आदत ही नहीं है। 2000 का अमाउंट है और सेल में आपको ये 1000 रुपए का मिल रहा है, और उनकी रिफंड पॉलिसी में लिखा हुआ होता है कि यदि कोई सेल का प्रोडक्ट होता है तो वो आपसे रिटर्न नहीं लेंगे।
अब आपने ये तो पढ़ लिया, लेकिन आपने उसकी डिटेल रिफंड पॉलिसी नहीं पढ़ी, जी। तो आप ये मानिए कि आप कहीं ना कहीं ठगी के जाल में फंस रहे हैं। और उस जाल से निकलने का एक ही मात्र तरीका है, यदि हम मार्केट में भी जाते हैं तो कम से कम हमारा 1-1.5 घंटा खराब होता है। तो हम क्यों ना ऑनलाइन जब हमारा परचेज कर रहे हैं तो उन रिफंड और रिटर्न पॉलिसीज को प्रॉपरली पढ़ें, कस्टमर नंबर को देखें, उसकी रिव्यू रेटिंग्स देखें और उसकी एक्सचेंज पॉलिसीज क्या हैं उसको एक बार जरूर पढ़ें, जिससे हम ठगी के जाल में ना फंसे जा सकें। और यही आपको सबसे अवेयरनेस, बार बार मैं आपको एक वर्ड पे जोर दे रही हूँ, जागरूकता होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस जब तक हमें नहीं होगी, हम कोई भी चीज को हम आगे बढ़ के कंज्यूमर लॉस कितने ही बन जाएं, कंज्यूमर अवेयरनेस के लीडर्स कितने ही आपके लिए हेल्पिंग हैंड की तरह खड़े हो जाएं, जब तक आप नहीं बोलेंगे आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसी से एक जुड़ता हुआ है बदलती तकनीक, जो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। एआई का जमाना आ गया है, चैट बॉक्स आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो जिसने पूरे मार्केट को बदल के रख दिया है। तो उस बदलती तकनीक के बीच जो हमारी ट्रेडिशनल महिला कस्टमर्स जो खरीदारी अपने वही पुराने तरीके से है, उन्होंने नया तरीका भी अपना लिया है, तो वो किस तरीके से चीज़ों को समझे और खुद को अपडेट रखें? देखिए, सबसे आपने खुद ने मेरे आपके सवाल का जवाब दिया, अपडेट करना। पहली बात, यदि आप ट्रेडिशनल हैं और आपको एआई टूल्स यूज करने नहीं आ रहे हैं और आप इतनी अवेयर नहीं हैं, तो सबसे पहले अपने को अपडेट करें। किस तरह से सर्विसेज को आप यूज कर सकती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें जी। क्योंकि आप एक क्लिक पे आपसे परचेज दब जाता है, एक क्लिक पे आपका वो ऑर्डर्स ले लेते हैं, क्योंकि उनको ये इतने ज़्यादा ये फ्रेंडली होते हैं यूज़र एप्लीकेशंस कि वो जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना फोन पे, तभी कहीं ना कहीं आपसे बटन जब जाता है और ऑटोमेटिक मोड पे ऑर्डर प्लेस हो जाता है जी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और आप फिर ये भी जानती है, जैसे कि हमने किसी चीज़ को सर्च कर लिया तो वो आपकी साइकोलॉजी के साथ इतना ज़्यादा करते हैं कि वही प्रोडक्ट्स बार बार आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल होता रहता है। जी, ये डार्क पैटर्न, हाँ, एक तरह का डार्क तो पैटर्न आप एक तरह से इस चीज को देखें कि अब उनको पता चल गया कि किसी महिला ने वेट लॉस की थेरेपी सर्च कर ली या किसी महिला ने कोई कपड़ा सर्च कर लिया, तो आप देखें उसके 100 एड अवेलेबल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा उस चीज का इम्पैक्ट डालेंगे कि महिला ना चाहते हुए भी उस जाल में फंस जाती है। लेकिन पैसा हमारा है, हमारी हार्ड अर्न मनी है और तो हमें कैसे ही जागरूक होना है, हमें अपने पैसे को किस डायरेक्शन में और किस तरीके से यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। मार्केट तो आपको यूज ही करेगा यदि आप अवेयर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा है विज्ञापनों के अंदर जो भ्रामकता है, या मैं उसको दूसरी तरीके से देखूं कि महिला को बिल्कुल एज ए प्रोडक्ट के रूप में विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है। पहले बहुत होता था, अब थोड़ी ये चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी देखने को मिलती है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हम 25 सेंचुरी में 2025 में आ गए हैं, 20वीं सेंचुरी की बात करते हैं। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम महिलाएं इस बात पे जोर देती थी कि हमें एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उस समय तो वो इसको एम्फेसाइज करती थी कि हमें एज अ प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। आज हम उल्टा देख रहे हैं कि महिलाएं खुद ही प्रोडक्ट बन के आ रही हैं। तो आपको किस लेवल तक अपने आप को पेश करना है? आप एक डिस्पोजेबल आइटम बनना चाहते हैं या आप डायमंड बनना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। क्योंकि डिस्पोजेबल बनना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। अब आज एक कोई फीमेल यदि मेल का एडवर्टाइजमेंट कर रही है जहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आप अपने आप को यूज एंड थ्रो बना रहे हैं, तो ये आपको डिसाइड करने का समझने की जरूरत है। और यस, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम इस तरह की चीजों का विज्ञापन करते हैं और महिलाएं आगे आके करती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल तो नहीं हो पाती है, लेकिन यस, ये जरूर है कि फीमेल्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट गलत जाता है, बच्चों पे, न्यू जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट बहुत गलत जाता है। तो इस एआई के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस हद तक अपने आप को
प्रोडक्ट के रूप में अपने आप को मार्केट में उतार रहे हैं। ये तो मटेरियलिस्टिक जमाना है जी आप जितना अपने आप को मटेरियलिस्टिक बनाएंगे मार्केट आपको उतना ही यूज करेगा तो आपको यूज करना है करवाना नहीं है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट consumer is not there to exploit themselves but if you are getting exploited then it is your problem not the problem of the market they are always there to exploit एक अलग चीज है जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जी लिंग के आधार पर प्राइस एक है पिंक टैक्स इसी के तहत आता है इस पे दुनिया भर में बहुत चर्चा चल रही है पिंक टैक्स। अब मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि पिंक टैक्स क्या है और क्यों महिलाओं को किसी प्रोडक्ट के ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं क्योंकि वो एक महिला है और उसको उसके सामान के पुरुष की तुलना में ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस तरह का कोई टैक्स होता नहीं है ये एक जनरेटेड टैक्स है जो महिलाओं पे ज़्यादा लगा दिया गया है। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है गवर्नमेंट के ऐसे कोई कंप्लाइंसेस नहीं है गवर्नमेंट के इस तरह से कोई कमिटीज नहीं है जिसने पिंक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है बट हाँ महिलाओं के कुछ प्रोडक्ट्स पे ये लगा के उनसे ज़्यादा वसूला जाता है इसलिए मैं शायद गवर्नमेंट अभी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सचेत नहीं हुई है और मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि किसी न किसी तरह इसकी कमेटी बनाई जाए और कोई ना कोई जांच एजेंसी बिठाई जाए कि ये किस तरह से ये महिलाओं पे पिंक टैक्स के नाम पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो कि नहीं हो सकता है नहीं हो सकता ये लीगली करेक्ट नहीं है इंडिया में नहीं है ये एप्लीकेबल पर अभी इसकी इतनी ज्यादा लोग अब जागरूक होना शुरू हुए हैं बात करना शुरू किया है। हाँ हम ये जानते हैं कि कैंस इसकी आवाज अब सबसे पहले प्रखर होके उठा ही रहा है सबसे पहले कैंस ने इस चीज को हाईलाइट किया है जी। और आगे भी इसको आगे तक लेके जाएंगे मुद्दे को कि ये पिंक टैक्स के नाम पे क्यों ज्यादा वसूला जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन जो हम कर ही नहीं सकते हैं वो कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे बहुत ज्यादा देखें टैम्पन्स होते हैं या जो आपके रेजर्स आते हैं उन पे 7% एक्स्ट्रा लिया जाता है इसी तरह मेल्स का एक ब्लू टैक्स है फीमेल का एक पिंक टैक्स है जो कि दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन की श्रेणी में आते हैं जी। और ये आप यूज कर नहीं सकते इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है पिंक टैक्स के नाम पे। बहुत अच्छी क्योंकि महिलाएं वैसे तो इसके बारे में अवेयर नहीं है अभी नहीं है लेकिन कैंस ने इसको एक अपना मुद्दा बनाया है और हमारे डॉक्टर अनंत शर्मा ने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं तो शायद इससे हम धीरे धीरे लोगों को अवेयर कर पाएं कि पिंक टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है और शायद गवर्नमेंट भी इस बात में हमारा साथ देगी और इस पे कमिटीज वगैरह आगे बना के इसको किस तरह से हम लें इस पे हम ध्यान देंगे जी। एक पिछले दिनों खबरें आई थी जो मैंने देखी भी और लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ जो हमारी ऐप्स हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो पहले सामान खरीदने से पहले हमारी पूरी जानकारी ले लेते हैं। खासकर महिलाओं के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वो अपना मतलब पूरा डेटा शेयर कर देती हैं तो और उन जो डेटास होते हैं उनका एक अलग ही तरीके से यूज़ में लिया जाता है। तो ये कैसे महिलाएं मतलब कि किस हद तक ये चीज़ गलत ये चीज़ मैंने जैसे आपको शुरू में बताई है एक फ़ोन पे हम क्लिक करते हैं कोई भी वो इन्फॉर्मेशन बनता है एक बटन आता है ऑटोफिल आते ही वो अपने आप पूरी डिटेल्स आपके उसमें फिल हो जाती है जी वो ठीक है लेकिन जब मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं आप ऑटोफिल का बटन दबाएं उससे पहले लास्ट तक स्क्रॉल करके ये देखें कि उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है उसका कस्टमर नंबर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है या नहीं दे रखा है। यदि हम किसी जाल में फंस जाएंगे तो हमारे निकलने के क्या चांसेस है कहाँ हम कंप्लेन तो जैसे ऑनलाइन खरीदें चाहे ऑफलाइन खरीदें कंप्लेन तो कंज्यूमर लॉ तो दोनों पे एप्लीकेबल है आप उस चीज की लेकिन वो तभी एप्लीकेबल है जब आपको ये पता हो कि इस कंपनी का नाम ये है इसका हेड ऑफिस ये था इसका कस्टमर केयर ये था नंबर ये था हम इसकी कंप्लेन इस तरह से दर्ज कर कंप्लेन दर्ज कराना तो बहुत आसान है पर आप कराओगे किसकी कंप्लेन आपने एक शर्ट खरीदी अब आपको शर्ट आपको गलत आ गई या आपसे उन्होंने डिटेल्स ले ली आपको
आप लेकिन उसकी जब तक डिटेल्स ही नहीं है तो आप कैसे कंप्लेन कराओगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप ऑटो फिल का बटन दबा रहे हैं उससे पहले स्क्रॉल करके पूरी डिटेल्स को 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में, ज़रूर पढ़ें और पढ़ने की आदत डालें। जब तक आप रीड नहीं करेंगे किसी चीज को, फटाफट ये हमारी सबकी जैसे LIC की पॉलिसीज लेते हैं हमें वो इतने छोटे छोटे अक्षरों में एजेंट्स आके पढ़ाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसको हमारे लिए पढ़ना ही असंभव होता है। और उसमें ऐसी 100 कंडीशंस होती हैं, जब आप उसको लेने जाते हो तो वो लगता है कि साहब आप तो ये LIC के उसमें कैटेगरी ले ही नहीं सकते पैसा। तो आपको कोई भी इस तरह की पॉलिसीज हो या इस तरह पढ़ना पड़ेगा। ये आप ही को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पैसा आपका है, वो तो आप उपभोक्ता हैं। आप उपभोक्ता हैं तो आपको किंग बनना पड़ेगा, किंग मेकर बनना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट के ये छलावे से बच सकेंगे। नहीं तो ये इतना मटेरियलिस्टिक दुनिया में आपका बचना नामुमकिन है। जब तक पढ़ने की आदत, जब तक बोलने की आदत, जब तक अवेयरनेस की आदत। अब कंज्यूमर की एक मैगजीन आती है हमारी, जिसमें आप हमें हर रोज एक नया आर्टिकल देते हैं। एक ऐसे हमारा पॉडकास्ट आप जो चल रहा है, तो हमारे ऐसे रोज हम एक अवेयरनेस का कोई ना कोई आप उनको पढ़ें, सुने। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का होता है। यदि आपको पढ़ा नहीं जाता तो सुनना चाहिए। राइट। तो कुछ तो करें या सब्सक्राइब करें चैनल्स, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। जी, कुछ ऐसे क्विक क्वेश्चंस हैं जो मैं चाह रही थी कि उदाहरण के रूप में मैं आपसे पूछूं, ताकि मैं और भी ज़्यादा हमारे दर्शकों को समझ में आए। इन दिनों ज्वेलरी अगर मैं कहीं से खरीदती हूँ, तो खासकर डायमंड ज्वेलरी, तो मैं कैसे पहचान कर सकूं कि ये असली है या नकली? क्योंकि पिछले दिनों लैब्स में भी डायमंड्स तैयार होते हैं, तो वो क्या एक तरीका है? मैम, हर जगह जिया जी आप जाएं तो आजकल सर्टिफिकेशन का मिलता है। जी। जो भी अच्छे सेलर्स होते हैं वो भी अपनी क्वालिटी, क्योंकि वो भी मार्केट में बैठे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना है कि वो ऑथेंटिक सेलर्स हैं और वो अच्छी क्वालिटी के माल बेच रहे हैं। तो वो आप जो भी आप ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपको सर्टिफिकेशन देंगे। तो जहाँ पे भी आपको सर्टिफाइड ज्वेलरीज मिले, चाहे से हॉलमार्क की हो सोने में, और डायमंड का भी सर्टिफिकेशन होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी महिलाएं जानती नहीं कि अगर वो कोई डायमंड की चीज खरीद रही है तो पहले वो सर्टिफिकेट मिलता है कि ये कितने कैरेट का है या क्या है। तो आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू ज्वेलरी खरीदें। आप ये लालच में आके ज्वेलरी ना खरीदें, यार ये सर्टिफिकेट के पैसे ज्यादा लग रहे हैं या इसका लेकिन हाँ, जो आपने कीमत दी है उसकी वैलिडेशन है ये कि आपने उतने रुपए पे किए, वो रिटर्न भी उतने ही मिलेंगे आपको। जी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 10 लाख का ज्वेलरी खरीदी, 10 साल बाद वो 10 लाख की ज्वेलरी आपकी 3 लाख की हो गई है। जी। तो वो डायमंड की वैल्यू के लिए सबसे अच्छा है कि वो 10 लाख है तो आपको बढ़े नहीं तो उतनी तो मिले जितने में आपने खरीदी है। वो उसके लिए सर्टिफिकेशन एक बेस्ट ऑप्शन है जिस पर आपको जाना चाहिए। तो कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो एक बार देखिए हॉलमार्क का है, या आप डायमंड्स खरीद रहे हैं तो एक बार सर्टिफिकेट जरूर। हम घूमने जाते हैं, मानिए मैं बेंगलोर गई और मैंने वहाँ से एक अच्छी सी साड़ी खरीदी, मैं उसको लेकर मेरे शहर में आ गई और मैंने देखा कि वो साड़ी 2 बार में पहनने पर ही उसका कलर हो गया, या वो छिकने लगी, या उसकी क्वालिटी घटिया थी। अब मैं केस कहाँ करूँ? बेंगलुरु में जाके करूँ या मैं जयपुर में केस करूँ? अब आप कहीं पे भी आपने प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदा हो, आप अपने शहर में रह के भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें दुकानदार से, मतलब आप कोशिश, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें, जैसे मैंने कहा आप ज्वेलरी खरीदें तो सर्टिफिकेट लें, जैसे कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो बिल लें, बिल लेने की आदत डालें। जब आप बिल लेते हैं तो आपके पास एक प्रूफ होता है, और बिल को सेव करने की आदत रखें कि भाई 1-2 साल इसका कितना वारंटी और गारंटी पीरियड है, कितने दिन में मैं जैसे एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ तो कितने दिन में एक्सचेंज हो सकता है। तो बिल होगा तो आपके पास ऑथेंटिक चीज होगी। उस पे वो देते वक्त आपको बताते जी ये साड़ी के कलर की गारंटी, आप ड्राई क्लीन करा लें तब भी फेड नहीं होगी, आप पानी में धुलें, आप मशीन में धुलें। आप बिल है तो आप आराम से एक सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल ईमेल के थ्रू आप
इसकी रिपोर्ट करा सकते हैं, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आ जाते हैं और कहीं पे भी किसी भी जगह रह के ये कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। हम ऑनलाइन भी कोई सामान मंगाते हैं तो बाहर से आता है और हम समझ नहीं पाते कि हम उसको कहाँ पे उसकी शिकायत दर्ज कराएं। आजकल कंज्यूमर का पूरा आप देखें तो कंज्यूमर पोर्टल बन चुका है। आप उस पोर्टल को खोलें तो आपको वहाँ हर रोज एक नई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जी तो जी। उस पोर्टल को आप खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आप कैसे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, किसके थ्रू करा सकते हैं, आपको कोई लीगल एड वगैरह चाहिए या लीगल हेल्प चाहिए तो वो भी प्रोवाइड वो भी होती है। प्रोवाइड होती है। और जयपुर में है तो हम कैंस के रूप में आपके सामने बैठे ही हैं। जी जी। किसी भी समय आप 21 गंगवार पार्क पे आइए, आपको कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोई लीगल हेल्प चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जी। एक बहुत कॉमन थिंग महिलाओं के दिमाग में रहती है, जो भी कंज्यूमर है, कि हमने कोई चीज़ सेल से खरीदी है तो हम ये मान के चलते हैं अगर वो जल्दी खराब हो जाती है तो कि ठीक है, सेल से खरीदी है तो हो सकता है ये बदले ना, या हम उसकी गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एक तरह का हमारी सोच ये रहती है। तो क्या वो प्रैक्टिस भी गलत है? बिल्कुल गलत है। सेल हो या कैसा भी हो, आपका पैसा है। आप कोई प्रोडक्ट सेल में खराब नहीं बेच सकता। जी। खराब चीजें सेल में नहीं बिकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि खराब हो गई तो सेल लगी है, ऐसा नहीं होता। सेल हो या कुछ भी हो, आपने यदि कोई पहले तो सेल लिखा हुआ होता है, उसमें अपने बिल पे बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। वन सोल्ड इट विल नॉट बी रिटर्न। तो ऐसा ये चीज भी ये गलत है। बिल्कुल ये गलत है। ये ये ऐसा कर ही नहीं सकता। यदि कोई ऐसा लिख के दे रहा है तो आप, जैसे मैंने आपको कहा, शिकायत करें, बिल की अटैच कॉपी लगाएं, कंप्लेंट दर्ज कराएं। ज़रूर आपको उसके लिए लीगल असिस्टेंस दी जाएगी और हेल्प किया जाएगा। सेल में खराब माल नहीं बिकता है, वो रिटर्न भी होता है और आप सेल में लिए हुए माल के कंज्यूमर के दायरे में आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के दायरे में। तो विमेन कंज्यूमर्स अगर किसी दुकान पे जाती है और उनको दिखता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं है तो वो उसकी शिकायत भी दर्ज शिकायत कर और उसको वो भी कर सकती है कि ये चीजें गलत है। तो वुमेन, आप महिलाएं की बात करें तो महिलाएं बहुत जगह जैसे अनअवेयर हैं। अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दूं, जैसे हम सब्जियां लेने जाते हैं, बाट की जगह पत्थरों से वो तोलते हैं, लेकिन हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, कभी नहीं क्योंकि बोलते। हमारे को, हमने हर चीज असल में हमने प्रैक्टिस ले दी छोटी बातों को, ये हाँ। छोटी बातें नहीं है। आप किसी चीज को लेके आउटस्पोकन नहीं होंगे, आप बोलना नहीं सीखेंगे, तो डेफिनेटली आप मार्केट को स्पेस देते जा रहे हैं कि आज वो पत्थर से तोल रहे हैं, कल कागज के बॉल्स बना के तोलेंगे और ठीक है, उसमें कम होता चला जाएगा। आपका पैसा है, आप कमाए जाइए और मार्केट में एक्सपेंड करे जाइए, लेकिन उसका आउटकम भी होना चाहिए। स्पेंड करना अच्छी बात है, रोटेट होना चाहिए मनी को, लेकिन उसका आउटपुट आपको गलत तो नहीं मिल रहा जी। आप ठगे तो नहीं जा रहे, और आप मार्केट में कुछ लेके आके खुशी की जगह दुखी तो नहीं हो रहे हैं कि भैया ये मैंने क्या कर लिया, और फिर भी उसने शिकायत भी नहीं करी आपने। तो ये चीजों की आदत हमें बनानी पड़ेगी। उसकी बाजार में जा रहे हैं, मिठाई के साथ डब्बा तो नहीं तुल रहा, इस पे ध्यान दें। हमने मार्केट में जा रहे हैं तो बिल लेने की आदत बनाएं। हम छोटे मोटे नहीं, सब सामानों का बिल मिलता है, लेकिन कुछ लोग जीएसटी ये बचाने के लिए बोलते हैं साहब कच्चा बिल बना दो। हाँ। कच्चा बिल भी वैलिड है, यदि उस पे उसके साइन है तो कच्चा बिल भी वैलिड है। और ये जानकारी कंज्यूमर्स को नहीं है। और लेकिन बिल लेना आपकी एक आदत होनी चाहिए। पढ़ना, आप जब भी जाए मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़े, आप उसमें एक्सपायरी डेट पढ़े कि उसमें जो चीज़ है वो उतनी क्वांटिटी की है या नहीं है, कंपैरिजन लगाएं। और एक आदत जरूर बनाएं कि जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो कुछ समय बिताएं जिससे आप कंपेयर कर सकें चीज़ों को। तो ये जैसे पिंक टैक्स की बात हुई या कुछ हो, तो हम जब मार्केट में एक तो गए, बहुत जल्दी में गए, आपने खरीदा, लेकर आ गए, आपको कुछ नहीं पता चला। लेकिन आप यदि 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो उनको जब कंपेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ये किसी ने कंपेयर किया होगा, देखा होगा, तभी उसके क्लिक हुआ होगा कहाँ गड़बड़ी हुई है।
तो ये चीज़ों के लिए हमें थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। वंस इन अ वीक जब भी आप जा रहे हैं, हैफेज़र्ड परचेजिंग ना करके आपको टाइम देना चाहिए परचेजिंग के लिए। जी। एक और क्विक मेरा क्वेश्चन था कि हम ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं और कि दावा है कि हमने आउटफिट मंगाए, मानिए कि कलर नहीं निकलेगा, हमने पहन लिया, हमने पहली बार धुलाया और उसका कलर निकल गया, इधर वो टाइम भी निकल गया जब हम उसको रिटर्न करवा सके या वापस से हम रिफंड ले सके उसका, तो उस स्थिति में कंज्यूमर क्या करे? उस स्थिति में एक बार आपके पास यदि बिल है तो बहुत ही अच्छा है। बिल है तो उसमें मेंशन नहीं भी है तो आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। वो कंपनी ने यदि दावा किया है कि इसका कलर नहीं निकलेगा, तो चाहे से वो 1 महीने बाद हो या 5 महीने बाद हो, कलर तो कभी भी नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जी। कंपनी ने दावा किया उस जी चीज़ जी को। जी जी। तो तो उस ये केस में भी आप कंप्लेन करा सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन कराइए, आप या तो ऑफलाइन कंप्लेन कराइए, पर आप उस चीज़ की कंप्लेन कंज्यूमर में करा सकते हैं। जी। इसके आप जिला मंच, जिला आयोग और ये सब बने हैं, राज्य आयोग तक आप राज्य जा आयोग सकते तक आप जा अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आजकल आपने देखा होगा, हम किसी मार्ट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, हम परचेजिंग करके लाते हैं, जैसे हम बिलिंग के लिए जाते हैं वो फ़ोन नंबर पूछता है। हम्म, मानिए मैं नहीं देना चाहती मेरा फ़ोन नंबर, क्योंकि वो उस पे अपने अपडेट्स देते रहते हैं और जो डेटा है वो मुझे बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है कि वो डेटा कहीं लीक नहीं होगा या मेरे पर्सनल नंबर और कहीं नहीं जाएंगे। तो इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ, या कोई कंज्यूमर किस तरीके से अवेयर रह सकता है कि अगर उनको फ़ोन नंबर नहीं देने तो आप बेसिकली तो आप उनको मना कर दें कि मुझे हम्म। नहीं देना फ़ोन नंबर, तो हम्म। वो आपको फ़ोर्स नहीं कर सकते। आपको वो किसी भी प्रोडक्ट बेचने से मना नहीं कर सकते, आपको सर्विसेज लेने से मना नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जी नहीं, मुझे नहीं देना नंबर, आप मना कर दीजिए। वो आपको किसी भी हाल में फोर्स नहीं करेगा कि आप नंबर दें। ये लेकिन आपको मना करना पड़ेगा, आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस की जैसे बहुत ज़्यादा मैं भी 100 बार जाती हूँ, मैं हर जगह नहीं लिखती अपना नंबर, हाँ। और नंबर लिखती हूँ तो नहीं, कई बार आजकल ये बोलते हैं कि हम आपको बिल ऑफलाइन, मतलब बिल उस पे ही दे देंगे, व्हाट्सएप पे दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे बिल। अब बोले मैडम आपको ऑफ, आप वो कह ही नहीं सकता आपको ऑफलाइन, बोले मुझे तो चाहिए और बिल चाहिए, आप रिटर्न में दीजिए, मना नहीं कर सकता। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। जी। आपको वो मना नहीं कर सकता किसी भी चीज में कि मैं ये नहीं दूंगा। ये एक सेकंड चीज है कि वो आपको बिल, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बोले दे दो, उसमें नंबर की क्या जरूरत है। जी जी जी। प्रिंट तो निकाल ही सकता है ना, प्रिंट मशीन बोले ठीक है प्रिंट दे दो, आप मुझे नंबर नहीं देना, तो प्रिंट देगा आपको, ऐसा नहीं है। तो इतनी बातचीत में हमें यही लगा कि महिलाओं को अवेयर होना चाहिए और नई चीज़ों से अपडेट रहना चाहिए। एआई के ज़माने में अगर वो कोई सामान खरीद रही है तो मैं यही कहूँगी कि सारी चीज़ों को देख परख के सामान खरीदे, डार्क पैटर्न से बचे, साथ ही साथ जो फेक रिव्यूज़ हैं उन पर भी अपनी पूरी नज़र रखें। तो दीक्षिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के धन्यवाद जया जी, आपने कैंस के माध्यम के थ्रू हमें यहाँ बुलाया और आज हमें इतना महिलाओं को जागरूक करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।